नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित पाठ गिल्लू पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके प्रश्नोत्तर भी समझेंगे। गिल्लू नामक संस्मरण महादेवी वर्मा के पशु प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। इस पाठ से हमें पशु पक्षियों के प्रति स्नेह भाव और दया की सीख मिलती है। साथ ही साथ पशु पक्षियों के स्वभाव, प्रेम और उनकी जीवन शैली का परिचय मिलता है। तो चलिए अब हम इस पाठ का वाचन करेंगे और उसे समझेंगे। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषुंड भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। लेखिका एक दिन जब सुबह सुबह अपने कमरे से बरामदे में बाहर आ रही थी तो उसने देखा कि गमले के पास दो कौवे अपनी चोंच से एक दूसरे को छूने जैसा खेल खेल रहे हैं। तब उसने कहा कि ये कौवे भी बड़े ही विचित्र पक्षी होते हैं, कभी इनको बहुत ही आदर सम्मान मिलता है और कभी इन्हें बहुत ही अवमानना अर्थात धिक्कार भी मिलती है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। लेखिका कहती है कि जब पितृपक्ष आते हैं तब हमारे पूर्वजों को कौवे के रूप में अवतीर्ण होना पड़ता है। तब हम इन कौवों को कुछ खिलाते हैं तो ऐसा मानते हैं कि मानो हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को ही मिला, भोजन मिल गया। लेकिन इनकी कर्कश आवाज़ किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए इनका अनादर भी होता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका ने देखा कि गमले के और दीवार के बीच में जो जगह थी उसमें एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा चिपका हुआ है, जिसे उन कौवों ने अपनी चोंच से घायल कर दिया था। सबके मना करने पर भी वह उसे अपने कमरे में ले आई, उसका घाव साफ किया और उस पर पेंसिलिन का मरहम लगाया और काफ़ी कोशिशों के बाद उसके मुंह में 2 बूंद पानी टपकाया। उसके उपचार करने से वह गिलहरी का बच्चा 2-3 दिनों में ही एकदम ठीक हो गया। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से
कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। गिलहरियों का जीवन काल लगभग 2 वर्ष रहता है। लेखिका ने अपने कमरे में फूलों की डलिया में रुई बिछा करके उसके लिए एक झूला बना दिया, जिसमें 2 वर्ष तक गिल्लू आराम से रहा। अपने आप ही उस झूले को वो झुलाता और उसमें बैठ करके पूरे कमरे में इधर उधर देखता रहता। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजे, सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। गिल्लू लेखिका को आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर उसका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए बड़ी तेजी से आता और उसके पास तक आकर फिर तेजी से अपने झूले या पर्दे पर चढ़ जाता, यानी उसको चौंकाता रहता। जब लेखिका उसे पकड़कर एक लिफाफे में बंद करके मेज पर रख देती तो वह चुपचाप शांत होकर के अपना सिर्फ मुंह निकालकर कमरे में चारों ओर देखता रहता। भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। गिल्लू भूख लगने पर लेखिका को सूचित कर देता। जब उसे खाने की सामग्री मिल जाती तब वह शांत होकर के लिफाफे में ही बैठे बैठे खाता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगीं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जब गिल्लू के जीवन में पहला बसंत आया तो उसने देखा कि बाहर बहुत सारी गिलहरियां हैं, तो वह भी खिड़की के पास बैठकर उन गिलहरियों के क्रियाकलापों को, उनकी एक्टिविटीज़ को देखता रहता। जब वे बाहर की गिलहरियां चिक चिक करती तो इसको भी अपनापन महसूस होता। लेखिका को एहसास हुआ कि इसे अब मुक्त करना चाहिए, इसलिए उसने उसे खिड़की का थोड़ा सा एक कोना खोल करके फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया, ताकि वह उस छोटे से छेद से बाहर आ जा सके। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका जब बाहर जाती तो गिल्लू भी जाली के उस छोटे से कोने से बाहर निकल जाता और लेखिका के घर आने के समय वह भी घर के अंदर उसी रास्ते से आ जाता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सूंजी की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें
या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका के पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, लेकिन कोई भी उसकी थाली में बैठकर एक उसके साथ अब तक नहीं खाया। लेकिन गिल्लू ऐसा नहीं था। लेखिका जब भी खाने के लिए खाने की टेबल पर पहुंचती तो गिल्लू भी तेजी से दौड़ता हुआ खाने की टेबल पर पहुंच जाता और हड़बड़ी में वह उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। लेकिन लेखिका ने उसे धीरे धीरे ट्रेनिंग दी और बड़ी मुश्किल से उसको थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठ कर के वह धीरे धीरे एक एक चावल उठाकर खाता रहता। गिलहरियों का प्रिय खाद्य खासकर गिल्लू का काजू था। काजू के अलावा वह अन्य चीज़ों को बहुत ही कम खाता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। जब लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल हो गई, इंजर्ड होने के बाद जब वो हॉस्पिटलाइज हो गई, तब कई दिनों तक वह अपने घर न आ सकी। और इस बीच में जब कोई भी दूसरा व्यक्ति घर आता और गिल्लू के लिए काजू वगैरह रख जाता तो वह बहुत ही कम खाता था, क्योंकि जब लेखिका जब वापस आई, उसने झूले की सफाई की तो उसने देखा कि उसमें बहुत सारे काजू भरे हुए थे। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे बालों को हौले हौले सहलाता रहता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना झूले में बैठता, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस तरह वह मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वह बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। सामान्यतया गिलहरियों की एज 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है और गिल्लू का भी 2 वर्ष लगभग पूरा ही हो गया। एक दिन उसने दिन भर न तो कुछ खाया, न बाहर गया, न इधर उधर कूद फांद की और रात को उसके पंजे बहुत ठंडे होने लगे। तब लेखिका ने हीटर जला करके उसको गर्मी देने का प्रयास किया, लेकिन वह उसे बचा नहीं सकी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया, अर्थात मर गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही खिलती ही रहती है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। गिल्लू की मृत्यु के बाद लेखिका ने उसका झूला उतार कर रख दिया, खिड़की की जाली का कोना बंद कर दिया, लेकिन गिलहरियों की नई पीढ़ी अब भी खिड़की के पार चिक चिक करती रहती है। सोनजूही में फूल खिलते ही रहते हैं। गिल्लू को सोनजूही की लता बहुत ही प्रिय थी, इसलिए लेखिका ने उसकी समाधि सोनजूही की लता के नीचे बना दी। उसे विश्वास था कि वह कभी किसी सोनजूही के छोटे से फूल के रूप में खिलकर उसे चौंका देगा। इन सभी घटनाओं से पता चलता है कि लेखिका पशु पक्षियों के प्रति बहुत ही सहृदय थी, दयावान थी। उसके अंदर उनके प्रति बहुत ही स्नेह और प्रेम भाव था। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझ लेते हैं।
फर्स्ट बिट, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों कहा है? आंसर, लेखिका ने कौवे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि वह एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है। क्वेश्चन नंबर 2, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? आंसर, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? आंसर, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। क्वेश्चन नंबर 4, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थीं? आंसर, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थीं। क्वेश्चन नंबर 5, गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? आंसर, गिलहरी का लघुगात लिफाफे में बंद रहता था। क्वेश्चन नंबर 6, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? आंसर, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। क्वेश्चन नंबर 7, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? आंसर, लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? उत्तर, गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? आंसर, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? आंसर, गिलहरी की समाधि सोन जूही लता के नीचे बनाई गई है। अब हम सेकंड बिट के आंसर देखेंगे। सेकंड बिट में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? आंसर, लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा देखा। वह गिलहरी का छोटा बच्चा था और संभवतः घोंसले से नीचे गिर पड़ा था। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे और दोनों कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उत्तर, महादेवी जी गिलहरी के बच्चे को उठाकर अंदर लाईं, रुई से उसके रक्त को पोंछा और घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे उपचार किया। उसके बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? आंसर, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी। उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह उसके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता था। क्वेश्चन नंबर 4, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? आंसर, महादेवी वर्मा को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। इसके लिए वह फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, गिल्लू ने लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए? आंसर, लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में थीं। उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को वहां देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते।
परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की तब उन्हें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खा रहा था। थर्ड बीट, 5 से 6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। आंसर, महादेवी जी जब लिखने को बैठ जाती थीं, तब गिल्लू उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। जब बाहर की गिलहरियां उसे चिक चिक करके बुलाती थीं, तब लेखिका उसे बाहर जाने के लिए मुक्त करती थी। फिर गिल्लू 4 बजे तक खेलकर घर वापस लौटता था। वापस आकर सीधे अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में तो कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। जब लेखिका खाना खाने बैठ जाती, तब उनकी थाली में बैठने की कोशिश करता। लेखिका ने उसे बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया और फिर गिल्लू को एक एक चावल चुनकर खाने की आदत डाल दी। काजू उसका प्रिय खाद्य था। अगर काजू के अलावा कुछ दिया जाता तो उसे झूले के नीचे फेंक देता था। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? आंसर, लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, परंतु उनमें से किसी को उनके साथ उसकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह उसकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। क्वेश्चन नंबर 3, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। आंसर, गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। उस दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरणों के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। क्वेश्चन नंबर 4, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा की ममता का वर्णन कीजिए। आंसर, जब गिल्लू घायल हुआ, तब लेखिका ने रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती थी ताकि वह उसके पास रह सके। गिल्लू को काजू और बिस्कुट खाने को देती थी। गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की की कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया ताकि वह इस मार्ग से बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल सके। महादेवी वर्मा ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना और एक एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। जब गिल्लू का अंत नज़दीक आया तो उसके पंजे ठंडे हो रहे थे। तब उन्होंने हीटर जलाकर उसे गर्मी देने की कोशिश की। तो ये थे बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।